हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा 247 पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस के लिए परमवीर बैच चला रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मैथ्स को लीड कर रहा हूँ और हमारी जो है आज मैथ्स से रिलेटेड चौथी क्लास होने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने तीनों क्लासें देखी होंगी और अपनी चौथी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो असली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको असली संख्या बतानी है कि वो असली संख्या क्या रही होगी। तो सबसे पहले आपको ये 42 सही 6/7% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का पता होना चाहिए। पहली ही क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो हैं उनकी परसेंटेज में मान पता होने चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था 1/7 का मतलब बताया था कि 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% होता है। 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7%। तो जब आप 42 सही 6/7% को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 14 सही 2/7% का 3 टाइम्स दिखाई देता है। तो जब 3 टाइम्स इधर हुआ है तो सीधी सी बात है 3 टाइम्स इधर भी रहा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 42 सही 6/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है? 3/7। देखो, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए क्योंकि ये समय को यही बचाने वाली हैं। ठीक है, यानी 42 सही 6/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/7 होती है। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है, एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो असली संख्या ज्ञात कीजिए। 42 सही 6/7% की जब मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखता हूं तो वो 3/7 होती है। मैंने बताया था कि बेस में वैल्यू हमेशा जो टोटल वैल्यू होती है स्टार्टिंग वाली वो लिखी होती है, और जो न्यूमरेटर अंश में जो वैल्यू लिखी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उस चीज़ को डिनोट करती है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि मेरी ओरिजिनल संख्या जो थी वो 7 थी, यदि मेरी ओरिजिनल संख्या वो 7 थी और वो 72 घटाने के बाद असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है। यदि ओरिजिनल संख्या 7 थी और वो अब कितनी रह गई घटने के बाद? 3। वो घटने के बाद कितनी रह गई है? 3। ठीक है, यानी बेस वाली वैल्यू जो है वो टोटल स्टार्टिंग मान को रिप्रेजेंट करेगी और जिस चीज़ की बात करते हैं वो अंश को रिप्रेजेंट करती है। यानी यदि ओरिजिनल संख्या 7 थी, वो घटाने के बाद 3 रह जाती है, तो आप बता सकते हैं कितना घटाया है? 4। और सवाल के हिसाब से क्या घटाया गया है? 72। यानी इसी 4 की वैल्यू कितनी है? 72। इसी 4 की वैल्यू कितनी रही होगी? 72। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 72/4। आपसे पूछा है कि असली संख्या ज्ञात कीजिए। असली संख्या यानी ओरिजिनल मान जो था, ओरिजिनल मान कितना था? 7। तो ओरिजिनल मान 7 की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी थी। जब आप 4 से 72 को काटेंगे तो 18 बार कटेगा और 18 सत्ते 126, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 126 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। देखिए, इसने बोला था 42 सही 6/7% हो जाती है। 42 सही 6/7% का मतलब 3/7 होता है। यानी यदि वो संख्या 7 थी तो वो घटने के बाद 3 रह गई, यानी 7 से 3 हुई तो 4 कम हुई। सवाल के अनुसार वो 72 कम हुई है, तो इसी 4 की वैल्यू 72 रही होगी, 1 की वैल्यू 18 रही होगी। ओरिजिनल संख्या पूछी थी, ओरिजिनल संख्या 7 थी, तो 7 की वैल्यू 18 × 7 126 रही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ठीक है, तो सबसे पहले 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। देखिए, 16 सही 2/3% की जब बात होती है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अब सवाल में क्या बोला है? यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से, यानी कंपैरिजन किससे किया गया है? राहुल की आय से। यानी तो जो बेस में बेस जो वैल्यू है वो किसकी आय को रिप्रेजेंट करेगी? राहुल की आय को।
ठीक है। इसने बोला है प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, यानी कि यदि 6 राहुल की आय है तो 1 कम, यानी ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है जिस चीज़ की हम बात करते हैं कम या ज़्यादा की, उस चीज़ को डिनोट करती है। तो यानी प्रिंस की आय 1 कम होगी तो प्रिंस की आय कितनी होगी? 5। यदि राहुल की आय 6 है तो प्रिंस की आय 1 कम कितनी होगी? 5। अब इसने क्या पूछा है? अब इसने पूछा है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? राहुल की आय प्रिंस से, यानी अब कंपैरिजन किससे करना है? प्रिंस से। तो प्रिंस की आय हमेशा बेस बनेगी, प्रिंस की आय 5 है वो बेस बनेगी। आप देखेंगे प्रिंस की आय 5 थी, राहुल की आय 6 थी, कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे। और ये कितने परसेंट में पूछा है? तो परसेंट में जब भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा तो 100% की हम गुणा करते हैं, और जब 5 को 100 से काटेंगे तो इसका आंसर 20% आ रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है, तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या? देखिए, जब आप समय दूरी की बात करते हैं, यहाँ पर समय दूरी के एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है, उसका मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। समय दूरी में जब भी एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका टाइम फिक्स होता है, जब भी आपका टाइम फिक्स होता है तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट होता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस समानुपाती होती है स्पीड की, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो आपका स्पीड का होता है। यदि आपका समय कांस्टेंट है तो जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का होगा, या जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का होता है। अब इसका इस्तेमाल आखिर मैंने क्यों बताया? अब सवाल में बोला है कि 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है, यानी दोनों कारों ने 1-1 घंटा चला है, क्योंकि वे बिल्कुल 5 बजे स्टार्टिंग की थी। और 1 घंटे के बाद जब देखा गया तो उसने क्या देखा कि कार बी से 33 सही 1/3% वो ज़्यादा दूरी चला है। सबसे पहले 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, 1/3। यानी जब 5 बजे के बाद 1 घंटे बाद देखा गया दोनों कारों को, तो कार ए का ड्राइवर कहता है कि कार बी से मैं 1/3 दूरी ज़्यादा चला हूँ। दोनों चले बराबर समय के लिए हैं, लेकिन दूरी जो चली है वो कार ए ने ज़्यादा चली है। आपको पता है कि जब भी समय कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो रहने वाला है। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि कार ए ने कार बी ने, देखिए इन्हें क्या पूछा है कि कार बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा दूरी चली है, कि यदि कार बी ने 3 किलोमीटर चला है तो कार ए ने 1 ज़्यादा 4 किलोमीटर चला होगा, कार ए ने 4 किलोमीटर चला होगा। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से कि ए और बी की जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 4:3 रहा होगा। भाई ए और बी की जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 4:3 होगा। क्योंकि मेरा समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का इस रेशियो होगा यही रेशियो कार ए और बी की स्पीड का भी रेशियो रहा होगा। यानी यही रेशियो क्या होगा? कार ए और बी कि स्पीड का रेशियो भी 4:3 रहा होगा, क्योंकि दोनों का समय कांस्टेंट है। अब इसने क्या पूछा है? अब इसने पूछा है कि कार ए से कितने प्रतिशत कम है कार बी की स्पीड। आपको बतानी है कि कार बी की जो स्पीड है वो कार ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देखेंगे कि कार ए की स्पीड 4 है, कार बी की स्पीड 3 है, तो कार बी की स्पीड जो है वो कितनी कम है? 1 कम है। कंपैरिजन किससे करना है? कार ए से। तो बेस में क्या आएगी? कार ए की स्पीड। और परसेंट में बताना है तो 100% की हम गुणा कर रहे होंगे, और जब 4 से 100 को काटेंगे तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि दोनों कारें एक साथ स्टार्टिंग करती हैं सुबह 5 बजे, और 1 घंटे के बाद कार ए का ड्राइवर कहता है कि मैं कार बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा चला हूँ।
दोनों बराबर समय के लिए चली हैं। जब दोनों का समय कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो भी रहा होगा। उनकी डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है तो यही रेशियो उनकी स्पीड का रहा होगा 4:3। यानी कि यदि कार ए की स्पीड 4 है तो कार बी की स्पीड 3 रही होगी। अब उसने पूछा है कि कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है। कार ए की स्पीड 4 थी, कार बी की स्पीड 3 थी, तो कार बी की स्पीड 1 कम थी। कंपैरिजन कार ए से था तो बेस वैल्यू कार ए की बनी और गुणा 100%। और जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 25%, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा 25%। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, यदि पेट्रोल के दाम 22/9% बढ़ जाते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि कोई अतिरिक्त खर्चा न हो। देखिए इसमें मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। देखिए खर्चा जो होता है वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो हम खर्चा करते हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी हमारा जो खर्चा डिपेंड करता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। खर्चा बराबर, एक तो खर्चा कीमत पर डिपेंड करेगा, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं उसकी जो प्राइस, उसका जो कीमत है वो कितनी है। और दूसरा उसकी संख्या पर यानी कंजप्शन पर, उपभोग पर, कि आप उस चीज़ का कितना उपभोग कर रहे हैं। यानी जो हमारा खर्चा होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कीमत गुणा उपभोग। यानी कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कीमत किसी एक पेन की कीमत 5 रुपये थी, आपने उसकी 4 क्वांटिटी ली यानी 4 चीज़ों का उपभोग किया तो टोटल खर्चा कितना होगा, 5 × 4 20 रहा होगा। यानी कि हमारा जो खर्चा होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कीमत गुणा उपभोग। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि जो प्राइस है वो 22/9% बढ़ गया। 22/9% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, वो होती है 2/9, क्योंकि 1/9 का मतलब होता है 11/1/9 और 11/1/9 का 2 टाइम्स लिखा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/9। इसका मतलब क्या है कि यदि पहले प्राइस हमारा 9 था, यानी प्राइस यदि हमारा पहले 9 था तो अब 2 बढ़कर कितना हो चुका है, 11, यानी प्राइस जो है वो 9 से 11 हो चुका है। तो उसने पूछा है कि इसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि जो हमारा खर्चा है वो बिल्कुल सेम रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए। तो आपको बच्चे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज़ A = B × C इस फॉर्म में लिखी होगी, A = B × C इस फॉर्म में लिखी होगी, जैसे A खर्चे के स्थान पर, B कीमत के स्थान पर, C उपभोग के स्थान पर, और जब भी आपकी ये चीज़ कांस्टेंट होगी तो हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में हो जाते हैं। जब भी A = B × C कांस्टेंट A होगा तो B और C ये दोनों का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होता है। कैसे, जैसे आपने कहा कि मुझे खर्चा कांस्टेंट रखना है, मेरी कीमत कितनी हुई, 9 से 11 हुई, तो मुझे जो कंजप्शन है वो 11 से 9 करना पड़ेगा, तभी मेरा खर्चा कांस्टेंट रह पाएगा। यानी कि जब भी A = B × C, A कांस्टेंट होगा तो B और C ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाते हैं। आपको पता है आपकी कीमत 9 से 11 हुई है, आपको खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो आपका जो उपभोग है वो उल्टा करना होगा, यानी 11 से 9। अब आप बताइए पहला उपभोग यदि आपका 11 था और आपको 9 करना पड़ा तो कितने उपभोग की कमी हुई है, 2 की। किस पर हुई है, 11 पर, तो 2/11। इसका परसेंट में आपको मान बताना है तो आप 100% की गुणा कर रहे होंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते थे कि 2/11 का मतलब क्या होता है। 1/11 का मतलब होता है 9.09%, 2/11 का मतलब होगा 18/2/11। देखो ये ऑप्शन नंबर थोड़ा अलग लिखे हुए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई आपको 1/11 का मतलब बताया गया है कि 9/1/11% होता है, तो 2/11 यानी इधर भी 2 टाइम्स की गुणा होगी, 9 दूनी 18/2/11%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को K% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो, तो K का मान क्या है। तो K का मान क्या है, देखिए मजदूरी जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो मजदूरी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है।
कि जो आपको मजदूरी मिलनी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। मजदूरी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो आपको प्राइस कितना मिल रहा है यानी आपकी कीमत क्या है, और गुणा आप कितने घंटे काम करते हैं यानी पर घंटे की जो आपकी कीमत है उसमें जब आप टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी मजदूरी निर्धारित होती है। ठीक है, यानी आपकी सपोज कीजिए 1 घंटे की जो कीमत है काम करने की वो 5 है और आपने 5 घंटे काम किया है, तो टोटल जो मजदूरी है वो आपकी 25 बन रही होगी। 5 गुणा 5 कितनी बनेगी? 25 बन रही होगी। यानी मजदूरी दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो पर घंटे की आपकी जो कीमत है वो क्या है और आपने कितने समय काम किया है। ठीक है, इसने बोला है मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, यानी पर घंटे की जो मजदूरी थी वो 12.5% बढ़ाई जाती है। 12.5% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो वो 1/8 आती है, यानी यदि पहले आपको 8 रुपये मिलते थे तो अब 8 से बढ़कर 9 हो चुके हैं। ठीक है, साप्ताहिक घंटों को K% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो, यानी मजदूरी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी मजदूरी आपकी फिक्स रहनी चाहिए। और मैंने बताया है जब भी A बराबर B गुणा C इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होगी और A कांस्टेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों B C आपस में रिवर्स रेशियो में होते हैं, यानी उल्टे रेशियो होता है। कैसे? मजदूरी में मुझे कोई चेंज नहीं करना और कीमत जो है वो मेरी 12.5% बढ़ चुकी है, यानी कीमत 8 से 9 हुई है, तो सीधी सी बात है टाइम को मुझे 9 से 8 करना होगा यदि मुझे मजदूरी कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, यानी जब भी कोई चीज़ A बराबर B गुणा C फॉर्म में होगी और A कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर B और C आपस में रिवर्स रेशियो में हो जाते हैं, यानी कीमत यदि 8 से 9 हुई है तो टाइम 9 से 8 करना होगा। तो आप बता सकते हैं टाइम में 1 की कटौती की है, कटौती 9 से हुई है, तो 1/9 की जब आप प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं तो ये ऑप्शन नंबर B 11.11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है भाई, उसने बोला था मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को K% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो। मजदूरी हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कीमत गुणा घंटे, यानी पर घंटे की कीमत कितनी है और आपने टोटल समय जो काम किया है वो कितने घंटे किया है। आपने बोला मजदूरी कांस्टेंट रखनी है, मजदूरी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो सीधी सी बात है कीमत और समय दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, उल्टा रेशियो हो जाएगा। कीमत मेरी 8 से 9 हुई है तो मुझे टाइम 9 से 8 करना है क्योंकि मजदूरी मुझे कांस्टेंट रखनी है। 1 की कमी आएगी, 9 पर आएगी, 1/9 का मतलब 11.11% होता है, तो इस क्वेश्चन का बी जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है तो उपयोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। 10% अधिक खर्च उठा सके। तो आप एक चीज़ बताइए, खर्चा किस चीज़ पर डिपेंड होगा? मैंने आपको बताया है कि जो खर्चा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। खर्चा बराबर दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक तो कीमत पर, एक उपभोग पर। यहाँ पर उपभोग के स्थान पर समय का जिक्र है तो आप समय बता सकते हैं, उपभोग के स्थान पर समय का जिक्र है तो आप समय लिख सकते हैं। यानी खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग या कीमत गुणा समय। कीमत गुणा समय का मतलब है जैसे 1 घंटे की कीमत 5 रुपये थी, आपने 5 घंटे यूज की किसी चीज़ को तो आपका टोटल खर्चा 25 बन रहा होगा, यानी खर्चा बराबर कीमत गुणा समय। ठीक है, अब क्या बोला है? उसने बोला है इंटरनेट की जो सर्किंग है कि 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले यदि 5 रुपये थे तो अब वो 1 बढ़कर 6 हो चुका है। 1 बढ़कर क्या हो चुका है? 6। जो हमारा खर्च को 20% बढ़ाया जाता है तो उपयोगकर्ता की सर्किंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। 10% अधिक खर्च उठाने का मतलब क्या है? 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, यानी यदि पहले खर्चा 10 था तो बस वो अब 11 कर सकता है। उसने ये बोला है कि बस मुझे खर्चा जो है वो 10 से 11 ही सहन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, देखिए खर्चे को मैं एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ तो इसे मैं ई से शो कर सकता हूँ, कीमत को मैं प्राइस पी से शो कर रहा हूँ और समय को मैं टी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं इसे E1 डिनोट करूँ, पहले खर्चे को पहले प्राइस को P1 करूँ और पहले समय को T1 करूँ और E2 की वैल्यू निकालूँ, यानी बाद का खर्चा जो है, बाद का प्राइस P2 जो है और बाद का समय T2 जो है, और मैं इसे भाग दे देता हूँ दोनों ही समीकरण को, तो आप यहाँ से क्या देखेंगे? E1/E2 बराबर P1 गुणा T1/P2 गुणा T2, यानी पहला खर्चा
P1 पहले प्राइस को, T1 पहले समय को दर्शाएगा, E2 बाद के खर्चे को दर्शाएगा, P2 दूसरे प्राइस को दर्शाएगा और T2 दूसरे समय को दर्शाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू रखते चली जाइए जैसे सवाल में बोला है। उसने बोला है 10% अधिक खर्च, यानी पहले यदि आप 10 का खर्चा करते थे आप 11, यानी E1 की जगह पर आप 10 रख सकते हैं, E2 के स्थान पर आप 11 रख सकते हैं, बराबर। ठीक है, प्राइस जो है कितना हो गया था, 20% बढ़ा था, यानी 5 से 6 हुआ था। यदि पहला प्राइस 5 था तो बाद का प्राइस 6 था। आपको पूछा है कि समय को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी T1 और T2 की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से T1 बटे T2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, T1 बटे T2 बराबर 10 बटे 11, 10 बटे 11, ये 5 बटे 6 है। जब ये बराबर में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 6 बटे 5, ये उल्टा हो जाएगा 6 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 10 सिक्का 60 आ रहा होगा, नीचे 11 पंजे 55 आ रहा होगा। ठीक है, यानी T1 की वैल्यू यदि 60 है तो T2 की वैल्यू 55 है, यानी 5 को कम किया गया है, बेस 60 पर कम किया गया है। 5 बटे 60 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। 5 से आप 60 को 12 बार काट रहे होंगे और 1 बटा 12, 1 बटा 12, 1 बटे 12 का मतलब जो होता है वो 8.33% होता है, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला किसी भी चीज़ का जो खर्चा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, ये चीज़ें क्या है आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, बिल्कुल। खर्चा जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग। खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग। यानी जो एक्सपेंडिचर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो प्राइस पर डिपेंड करेगा, प्राइस और गुणा कंजप्शन, प्राइस गुणा कंजप्शन की हमारा कंजप्शन क्या है। उसने बोला है कि खर्चा जो है वो 10 से 11 हो जाए, यानी पहला खर्चा यदि 10 था तो बाद वाला खर्चा 11 हो जाए, यानी E1 बटे E2। ठीक है, बराबर प्राइस उसने बोला है कि 20% बढ़ गया है। 20% का मतलब 1/5 होता है। यदि पहला प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया 6, और मुझे टाइम निकालना था कंजप्शन, यानी टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर, टाइम का जिक्र है। तो T1 बटे T2, मुझे यहाँ से T1 बटे T2 की वैल्यू निकालनी थी। तो T1 बटे T2 जो होगा वो क्या होगा, 10 बटे 11 गुणा, ये आपस में रिवर्स हो जाएगा 6/5, 5 से 2 बार कट गया, 6 दूनी 12, यानी 12 बटे 11, यानी पहला समय यदि 12 था तो दूसरा समय 11 है, तो 1 की कमी हुई है 12 पर, और 1 बटे 12 का मतलब आपको बताया गया था 8.3%। तो आपको केवल डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन करना था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.33%। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्या है, यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे ताकि पहले की तुलना में वो 10% ही अधिक खर्च उठा सके। आपको पता है एक चीज़ बताई गई है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। केवल आपको दो चीज़ें पता हैं, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है वो लग दीजिए। देखिए उसने बोला है कि केवल 10% अधिक खर्चा उठा सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 1/10 का मतलब यदि आप पहले 10 का खर्चा कर रहे थे तो केवल अब आप 1 बढ़ा सकते हैं, यानी 11 कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर की जगह यदि आपका पहला खर्चा 10 था तो वो आप 11 कर सकते हैं। ठीक है, बराबर प्राइस की जगह प्राइस लिख दीजिए, जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ बढ़ोतरी की बात है 32%, बढ़ोतरी की बात है 32%। जब आप 32% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट को हटाएंगे और 32/100 लिखेंगे और इसे 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32 और 4 से 25, यानी बेस वैल्यू। यदि आपका पहला प्राइस जो था 25 रुपये था और यहाँ बढ़ने की बात है, वो यदि वो 8 बढ़ गया तो वो 33 हो गया, तो 33 लिख देंगे। ठीक है, तो उपभोग को कितने प्रतिशत कम करनी है, यानी आपको C1/C2 की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से C1/C2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 10/11, और ये उल्टा हो जाएगा 25/33 ना होकर ये अब 33/25 हो जाएगा जब बराबर में जाएगा। 11 से 33 3 बार कट रहा होगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, ऊपर 3 दूनी 6 आ रहा होगा, नीचे 5 आ रहा होगा, यानी C1/C2 की वैल्यू जो होगी वो 6/5 रही होगी। ठीक है, यानी C1 का मतलब है पहला कंजप्शन उसका 6 होगा, बाद का कंजप्शन उसका 5 होगा। उसने पूछा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत कम करे, तो बताइए कितना कम करा गया है, 1 कम करा है, 6 पर कम करा है, और 1/6 या तो आप परसेंट में निकालने हैं, पूरी कैलकुलेशन करिए, 100% की गुणा
गुणा कर या आपको पता होना चाहिए कि 1/6 का मतलब आपको बताया गया था 16.66%, जो ऑप्शन नंबर बी है 16.67%। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। खर्चे के स्थान पर 10% अधिक, यानी 10% का मतलब 1/10। यदि पहला खर्चा 10 था तो अब बढ़ाकर 1 11 हो गया, तो पहला यदि 10 था तो अब 1 बढ़ाकर 11 हो गया। उसने बोला प्राइस 32% की बढ़ोतरी है, 32% का मतलब 8/25, यानी यदि पहले 25 था तो अब बढ़कर 8 बढ़कर 33 हो गया। उसने पूछा है कि उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, मुझे C1/C2 की वैल्यू निकालनी थी। C1/C2 की वैल्यू कैसे आएगी, 10/11, ये 25/33 जब बराबर में जाएगा तो ये 33/25 हो जाएगा। यहाँ से C1/C2 की वैल्यू 6/5 आएगी, यानी पहला कंजप्शन यदि 6 था तो दूसरा कंजप्शन 5 रहा होगा, 1 की कमी होगी 6 पर, और 1/6 का जो मतलब होगा वो 16 सही 2/3% होगा, या 16.66% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसने क्या बोला, इसने बोला है कि भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है, तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की है। ठीक है, शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की है, यानी कि पहले 14% बढ़ाया और फिर बढ़ाने के बाद फिर 10% और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है, जब एक ही चीज़ के साथ, जब एक ही बेस के साथ लगातार छेड़छाड़ की जाती है, जब एक ही चीज़ के साथ लगातार प्राइस घटाए या बढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सक्सेसिव मेथड को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रेशियो मेथड होती है और एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं फॉर्मूले के साथ, यानी जब एक ही चीज़ के प्राइस लगातार 2 बार बढ़ाए जाते हैं या घटाए जाते हैं, या बढ़ाए या घटाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है एक चीज़ का प्राइस जो था, जो बजट था, पहले 14% की बढ़ोतरी की गई, 14% की बढ़ोतरी करने के बाद फिर उसी में 10% और बढ़ाया गया, यानी यहाँ पर एक ही चीज़ का जो प्राइस था उसको 2 बार लगातार बढ़ाया गया है। और जब भी लगातार किसी चीज़ का प्राइस घटाते या बढ़ाते हैं तो वहाँ पर सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसिव मेथड को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रेशियो मेथड और एक फॉर्मूला का इस्तेमाल। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, जब भी एक ही चीज़ का प्राइस लगातार 2 बार बढ़ाया जाता है, माना पहली बार X% बढ़ाया, दूसरी बार Y% बढ़ाया, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ाया उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है X% प्लस Y% प्लस XY/100। यानी ये वाला जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यानी X% पहली बढ़ोतरी, Y% दूसरी बढ़ोतरी, प्लस XY/100। ठीक है, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, X प्लस Y प्लस XY/100। ये ओवरऑल प्रतिशत को दर्शाएगा कि ओवरऑल आपका कितने प्रतिशत का चेंज हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या बोला है, पहले बोला है कि 14%, यानी x के स्थान पर आप 14 रखेंगे, प्लस y के स्थान पर आप 10 रखेंगे, प्लस XY, यानी 14 गुणा 10/100, 14 गुणा 10/100। ये आपकी जो ओवरऑल परसेंट में वृद्धि आएगी वो वृद्धि दर्शा रही होगी। 10 से आप 100 को काटेंगे, 10 बार काटेंगे। ठीक है, 14 और 10 24 होगा, प्लस ये 14/10 होगा। 10 से जब आप 14 में भाग देंगे तो 1.4 आएगा, और 24 प्लस 1.4 जब आप जोड़ेंगे तो 25.4% आपकी ओवरऑल वृद्धि आ रही होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 25.4%। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस, यानी जब भी किसी चीज़ के साथ लगातार जब आप 2 बार उसके प्राइस में छेड़छाड़ करते हैं और दोनों बार आप उस चीज़ का प्राइस बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल उसके प्राइस में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यानी आपने पहले X% की बढ़ोतरी की ही, पहले आपने X% की बढ़ोतरी की, पहले आपने X% की बढ़ोतरी की, फिर आपने Y% की बढ़ोतरी की, तो जो ओवरऑल आपकी बढ़ोतरी आती है, जो आपकी ओवरऑल प्रतिशत में चेंज आता है, वो क्या आता है, X प्लस Y प्लस XY/100। ये फॉर्मूला आपकी ओवरऑल प्रतिशत को दर्शाएगा कि ओवरऑल उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहीं के यहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आप कहें कि पहले आपने X% बढ़ाया और फिर आपने Y% घटा दिया, यहाँ पर दोनों बार बढ़ाने की बात थी। यदि एक बार बढ़ाए एक
एक बार घटाए तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करना, x जहाँ पर घटाया है वो माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x गुणा वाई बटे 100। ये जब के लिए फॉर्मूला है जब एक बार वृद्धि की जाए और एक बार कमी की जाए। ये जब का है जब दोनों बार वृद्धि की जाती है। जब दोनों बार वृद्धि की जाएगी तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का इस्तेमाल करेंगे। जब एक बार वृद्धि एक बार कमी की जाएगी तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 का इस्तेमाल करेंगे और ये आपकी ओवरऑल वृद्धि या कमी को दर्शा रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 25.4% होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, ये कहता है कि मजदूरों की घंटे की यानी पर घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। ठीक है, और साप्ताहिक घंटे जो हैं वो 8% कम किए जाते हैं। यदि मजदूरी को आरंभ में सप्ताह के 50 घंटों के लिए 3750 रुपये दिए जाते हैं तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हमें आंसर परसेंटेज में देना होता है तो हमें इस डाटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा सवाल परसेंटेज से ही सोल्व हो जाता है। वो कैसे, देखिए आपको यहाँ क्या बोला है, इस हमेशा ध्यान रखना है मजदूरी जैसे मैंने बताई थी मजदूरी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी। जो मजदूरी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी कीमत यानी पर घंटे आप कितना चार्ज करते हैं और गुणा आप कितने समय काम करते हैं। ये दो चीज़ों पर आपकी मजदूरी डिपेंड जो मजदूरी डिपेंड करती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपकी कीमत क्या है पर घंटे की यानी आप कितने रुपए चार्ज करते हैं और कितने समय के लिए उस काम को करते हैं, इससे आपकी टोटल मजदूरी डिसाइड होती है। इससे आपकी टोटल मजदूरी क्या होती है, डिसाइड होती है। अब उसने क्या बोला है, मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। 12.5% का मतलब जो फ्रैक्शन में यदि आप देखते हैं तो वो 1/8 होता है। यानी यदि पहले आप 8 रुपये लेते थे तो आपने 1 बढ़ाकर उसको 9 कर दिया है। ठीक है, यानी मजदूरी क्या है, यदि पहले आपकी 8 थी तो सेकंड मजदूरी आपकी 9 है। ठीक है, बराबर। उसने बोला है साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। साप्ताहिक घंटे 8%। अब की बार जो समय है वो 8% कम किया गया है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंट हटाएंगे बटे में बेस में 100 लिखेंगे और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार कट रहा होगा यानी 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी। इसका मतलब है यदि पहले समय यदि आप 25 घंटे लेते थे तो आपने 2 घंटे कम कर दिया। यानी कीमत के बारे में यहाँ जिक्र नहीं है, यहाँ पर प्राइस की बात कर देता हूँ P1 और P2। और यहाँ पर टाइम के बारे में जिक्र है कि यदि आप पहले 25 घंटे लेते थे तो अब आपने कम कर 23 घंटे ले दिए हैं। तो उसने क्या पूछा है कि मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है, तो उसके जो मजदूरी थी यानी कीमत थी उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है मजदूरी बराबर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कीमत गुणा समय पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ जो बोला है कि मजदूर की घंटे की मजदूरी, ये जो है उसके पर घंटे का प्राइस था जो 12.5% बढ़ाया गया है। जो उसकी पर घंटे वो चार्ज करता था ये वो है, ये मजदूरी टोटल नहीं है। ये बोला है कि मजदूर की घंटे की मजदूरी 12.5%, यानी जो पर घंटे का वो चार्ज करता था वो 12.5% इंक्रीज हुआ है। तो ये मजदूरी नहीं है, ये कीमत है। कीमत 12.5% बढ़ी है यानी 1/8। यानी पहली कीमत यदि 8 थी तो अब बढ़कर 9 हो चुकी है। समय वही है कि यदि समय पहले 25 था तो अब समय 2 घटकर 23 हो चुका है और यहाँ से आपकी ये मजदूरी आएगी। यानी मजदूरी को मान सकता हूँ एक प्रकार से, मान लीजिए खर्चा मानकर चलिए कि खर्चा बराबर यानी एक्सपेंडिचर E1/E2। यहाँ से E1/E2, E1 पहली मजदूरी को शो करेगा और E2 बाद वाली जो मजदूरी में चेंज होने के बाद है वो E2 शो कर रही होगी। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब आप देखिए कट तो कुछ नहीं रहा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 23 निम्मा 207, 23 निम्मा 207। यहाँ से आप कह सकते हैं कि E1/E2 जो आएगा वो 200/207 आ रहा होगा। यानी पहले यदि आपकी टोटल मजदूरी 200 थी, अब आपकी मजदूरी 207 हो चुकी है। तो बताइए इसमें कितना बढ़ाया है, आप कहेंगे इसमें 7 बढ़ाया गया है। 7 जो बढ़ा है वो 200 पर बढ़ा है। 7 जो बढ़ा है वो कितने पर हुआ है, 7 जो बढ़ा है वो 200 पर हुआ है। और आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का चेंज होगा, तो 7% में पूछा है तो 100% की आप गुणा करेंगे। 100 से जब इसे 200 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5% का चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट जवाब होगा वो 3.5% जो होगी उसकी मजदूरी इंक्रीज रही होगी। ठीक है भाई, क्या था मैंने यहाँ पर जो शुरू में गलती की थी, ये मजदूरी नहीं थी, ये प्राइस बोला था 12.5% जो है। यहाँ पर देखिए
मजदूर की घंटे की मजदूरी, यानी जब घंटे का चार्ज करता था, वो प्राइस के बारे में बोला था, कीमत के बारे में बोला था, 12.5% बढ़ाई गई। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यानी यदि पहले कीमत 8 थी तो अब 9 हो चुकी है। ठीक है, आगे बोला था समय 8% कम किया गया। 8% का मतलब होता था 2/25, यानी पहले 25 घंटे काम करता था तो 2 कम कर अब 23 घंटे काम करता है। तो यहाँ से मजदूरी आ जाएगी 25 अट्ठे 200, यानी पहली मजदूरी यदि 200 थी तो 23 निम्मा 207, बाद की मजदूरी 207 रही होगी। उसने पूछा है कि उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का शुद्ध बदलाव हुआ है, यानी पहली मजदूरी 200 थी, बाद की मजदूरी 207 थी, तो 7 की बढ़ोतरी हुई है। 200 पर परसेंट में पूछा है, 100 की मल्टीप्लाई, 100 से 200 2 बार कटेगा और 7 3.5 बार कटेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3.5% उसकी मजदूरी क्या है, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले ज़रूरत है कि पीछे की क्लास को करा जाए। ठीक है, अब जैसे ही आपको, अब जो हमारे जो बेसिक सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारी जो अगली क्लास आएंगी उसमें जो आपके लिए समझने वाले क्वेश्चन है, वो मतलब जिनका थोड़ा सा हमारे समझ का ज़्यादा होना ज़रूरी है, वे क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज वहाँ पर आपका काम आएगी, यानी आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आने चाहिए, तभी आप आगे के सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप पुरानी क्लास को देखेंगे और तभी अगली क्लास को ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको सवाल समझ आ सकें। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।